हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिपिड्स को, हमने न्यूक्लियोटाइड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जनरल इंट्रोडक्शन को स्टडी कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो वो लेक्चर्स ढूंढ लें। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटीन्स। तो बेटा प्रोटीन्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्स के। इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये जानदारों को स्ट्रक्चर्ड भी करते हैं, उनमें ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम भी करते हैं। इसलिए प्रोटीन्स को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले अब देखिए हम टर्म प्रोटीन को देखते हैं। द टर्म प्रोटीन मीन्स टू ऑक्यूपाई फर्स्ट रैंक। इसका ये मतलब है कि अगर हम सेल के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लें, अगर हम सेल के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लें तो उनको लाइन अप करें, एक लाइन में रेंज करें, तो सबसे टॉप के ऊपर उस लाइन में सबसे टॉप पे जो मॉलिक्यूल होगा वो प्रोटीन होगा। अब वो सबसे टॉप पे क्यों है? क्योंकि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। आपको पता है कि अगर आप अपनी क्लास में टॉप पे हैं, अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इलाके के लिए, जहाँ पर भी आप रहते हैं आपको लोग जो है बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन द सेम वे सेल के अंदर मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो उन तमाम मॉलिक्यूल्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि प्रोटीन जो है ये फर्स्ट रैंक पे आती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोटीन का जो लफ्ज है ये सबसे पहले सजेस्ट किया था ब्रजीलियस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। जबकि प्रोटीन टर्म जो यूज की थी वो जीजे मल्डर ने यूज की थी इन साइंस में इसका जो प्रॉपरली जो फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया था वो जीजे मल्डर ने यूज किया। अब सेल के अंदर ये मोस्ट अबंडेंट और वेरिएबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बेटा हर सेल में ये मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स होती हैं। मतलब अगर मैं इंसान की बात करूं, मेरे ही तमाम सेल्स के अंदर मेरे मेरे डिफरेंट जो इंसान के अंदर 200 मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं और उन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सिमिलर भी हो सकती है लेकिन मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम दो डिफरेंट स्पीशीज की बात करें, दो डिफरेंट स्पीशीज के सेल्स की बात करें तो उनके अंदर देखें डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स मिल सकती हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है। हिट्रोपॉलीमर्स हैं, मुख्तलिफ तरह के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये सेल का 50% ड्राई वेट बनाती है। मतलब कि अगर हम किसी सेल को, किसी टिश्यू को ड्राई कर दें, उसमें से पानी निकाल दें, उसको खुश्क कर दें, ओवन में रख के उसको खुश्क कर दें, ड्राई कर दें, और उसका जो ड्राई वेट होगा फिर उसका वेट करें तो उसका 50% तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगी? प्रोटीन्स ही बनाएंगी। तो अंदाजा कर लें कि प्रोटीन्स खाली ड्राई वेट का 50% बना रही हैं, तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये फर्स्ट रैंक बनाती हैं, फर्स्ट रैंक है इसलिए ये प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये 50% बनाती है इसलिए ये प्रोटीन्स हैं, मतलब फर्स्ट रैंक बनाती है। बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर 2000 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन इस सेल में पाई जाती हैं। आप अंदाजा करें कि बैक्टीरिया कितना छोटा सा एक सेल होता है, उसके सेल के अंदर 1000 से 2000 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स जो है ये मौजूद होती हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ से हमें प्रोटीन की सिग्निफिकेंस का पता चल रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है। अब हर सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, यूनिक काइंड है प्रोटीन्स की। मिसाल के तौर पर आप लीवर की बात करें, लीवर सेल की बात करें, आप न्यूरॉन सेल की बात करें, हम हार्ट सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की और यूनिक टाइप की जो प्रोटीन्स हैं वो मौजूद होती हैं, वो वहां पर अपना अपना फंक्शन कर रही होती हैं। अब सेल के अंदर इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अब प्रोटीन जो है ये किसके इंस्ट्रक्शन के अंदर बनती है? डीएनए के इंस्ट्रक्शन के अंदर। डीएनए की अंदर ऐसे कोड्स हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिनके मुताबिक प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है।
डीएनए में मौजूद इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब किया जाता है इनटू एमआरएनए। आप देखें डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस प्रोसेस में ये हो रहा है कि डीएनए में मौजूद इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जा रहा है एमआरएनए के ऊपर। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के ऊपर आ गई है। अब ये एमआरएनए जब सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा तो यहाँ मौजूद राइबोसोम्स इन इस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, कोड, ठीक है, और इसके मुताबिक ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। याद रहे कि ये जो प्रोटीन बन रही है ये इन पे मौजूद कोड्स की वजह से बन रही है, कोड के अकॉर्डिंग बन रही है। जो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक अमीनो एसिड अपने आप को जोड़ रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आई थी? डीएनए से आई है। इस तरह ये इसके अंदर बनती है। अब अगर हम बात करें दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की बात करें तो उनके सेल्स में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंसान की और चिंपैंजी की, तो इंसान और चिंपैंजी के बेटा अगर हम सेल को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो चिंपैंजी के सेल में और इंसान के सेल में जो प्रोटीन्स होंगी वो मिलती जुलती प्रोटीन्स होंगी। इससे साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि चिंपैंजी और इंसान का आपस में कोई एवोल्यूशनरी लिंक है, एक रिश्ता है, इनके अबाउजदात सेम है। इसलिए इन इन दोनों के पास जो डीएनए है वो जो है सिमिलर तरह की प्रोटीन्स को कोड कर रहा है। यानी चिंपैंजी का डीएनए जो प्रोटीन कोड कर रहा है और इंसान का डीएनए जो प्रोटीन का कोड कर रहा है, दोनों के प्रोटीन्स आपस में सिमिलर हैं। तो ये सिमिलैरिटी, प्रोटीन्स के अंदर जो सिमिलैरिटी है ये किस वजह से है? उनमें मौजूद डीएनए की वजह से। और डीएनए उनको कहाँ से मिला? एक कॉमन इंसेस्टर से। तो इसलिए साइंटिस्ट आज सिर्फ जानवरों का जब एवोल्यूशनरी लिंकेज पता करना होता है उन्होंने, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब ये जो है मॉलिक्यूलर लेवल तक उसको देखते हैं कि जो स्पीशीज आपस में मिलती जुलती हैं उनके मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दो डिस्टेंट स्पीसीज को देखें, लेट्स सपोज अगर हम मॉस्किटो की बात करते हैं और बर्ड की बात करते हैं, किसी परिंदे की बात, पिजन की बात करते हैं और मॉस्किटो की बात करते हैं। पिजन जो है एक बर्ड है, वर्टिब्रेट है, और मॉस्किटो जो है ये इनवर्टिब्रेट है, इंसेक्ट है। अगर हम इन दोनों के सेल्स को देखेंगे, इनके सेल्स का जो है वो हम मुतालिया करेंगे, स्टडी करेंगे, तो देखेंगे कि दोनों के सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसिमिलर हैं, मुख्तलिफ हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक इंसेक्ट यानी कि जो मॉस्किटो और पिजन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनके बावजूद एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका कोई आपस में एवोल्यूशनरी लिंक नहीं है। लिहाजा इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हम जो है यूज करते हैं। तो प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पे भी काम करते हैं। अब देखें जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अब वो ज्यादातर कौन सी डाइट लेते हैं? प्रोटीन्स वाली। अब ज्यादा से ज्यादा वो प्रोटीन वाली डाइट लेंगे तो उनकी मसल्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है, उनके मसल्स तेजी से डेवलप करेंगे। इसी तरह अब आप देखिए जो जानदार छोटे छोटे, अब अगर हम बर्ड्स को देखें, उनके जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को प्रोटीन वाली डाइट देते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो जल्द से जल्द बिल्ड हो, वो जल्दी ग्रोथ करें, ठीक है। अब हम अगर मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से बात करें तो इनका जो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो है प्रोटीन का वो 4500 डाल्टन होता है। तो मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि जो जो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कैटेगराइज्ड होते हैं, और वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कैटेगराइज्ड होते हैं। सो प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल है, और चूंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है और मैक्रोमोलिक्यूल में से भी अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मिनिमम जो वेट है इसका वो 4500 डाल्टन है। इसकी एग्जांपल एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है। आपने ये हार्मोन का नाम सुना होगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है इसका जो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है वो 4500 डाल्टन होता है।
अच्छा, अब बेटा अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें बोवाइन इंसुलिन की, बोवाइन बीन के काऊ या भैंस जो है या किसी गोट किसी शीप से जो भी इंसुलिन है उसको भी स्टडी में हम यूज करते हैं। तो किसी काऊ काऊ से, किसी बफलो से जो इंसुलिन निकाला गया है, उस इंसुलिन का अगर हम वेट करें तो वो कितना है, 5733। ठीक है, 5733, 5733 जो है वो डाल्टन होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम बैक्टीरिया की फेराडॉक्सिन एक किस्म का केमिकल है बैक्टीरिया के अंदर, आगे चल के जब हम देखेंगे ना वो रेस्पिरेशन वगैरह, तो उसके अंदर हम फेराडॉक्सिन का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बैक्टीरिया के जो सेल में मौजूद फेराडॉक्सिन जो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 6000 डाल्टन है। अब ये नोट करते जाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसी तरह अगर हम इंसान के हीमोग्लोबिन की बात करें, रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 6665। ठीक है, 6665 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, इन द सेम वे यूरेज एंजाइम की बात करें तो ये 4,83,000 4,83,000 डाल्टन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो अब देखें कि प्रोटीन जो है ये कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कितना 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 ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड्स की चेन्स हैं। यानी प्रोटीन्स आर नथिंग, जस्ट these are the protein, these are the chains of amino acids। अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और लंबी सी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जिसे हम फिर प्रोटीन का नाम दे देते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन जो है 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस, इंसान में जो इंसुलिन है ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंड इट इज दिस हार्मोन इज प्रोटीन इन नेचर, ये हार्मोन प्रोटीन है नेचर में, और ये जो है 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी तरह हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन विच इज फाउंड इन आवर रेड ब्लड सेल्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करती हैं। तो 574 अमाइनो एसिड्स पे ये मुश्तमिल होती है। तो देखिए 51 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे, चेन बनाएंगे, तो इंसुलिन बनेगी। इन द सेम वे 574 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे, चेन बनाएंगे, तो हीमोग्लोबिन बनेगी। ठीक है, इन द सेम वे प्रोटीन्स आर फॉर्मिंग कोलाइडल कॉम्प्लेक्स इन सेल। तो बेटा मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी कि अगर हम प्रोटीन का पानी के साथ सोल्यूशन तैयार करें, ठीक है, एक आम सोल्यूशन होता है ना, जैसे आप शुगर डालते हैं पानी में और सोल्यूशन बना देते हैं, वो क्रिस्टेलो सोल्यूशन बन जाता है। NaCl को या किसी साल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आपके पास बनेगा वो क्रिस्टेलो सोल्यूशन होगा। इन द सेम वे जब हम प्रोटीन का पानी के साथ सोल्यूशन बनाते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। तो प्रोटीन्स फिर क्या बनाते हैं, सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स कोलाइडल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पानी, सेल में मौजूद पानी के साथ प्रोटीन्स इंटरैक्ट करती हैं और उससे कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अमाइनो एसिड जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। आगे चल के हम डायग्राम में देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है, या दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो दो मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं और रिजल्टेंटली वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करते हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, MCQ में ये वैसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए टेबल मैंने ये किसी गूगल सोर्स से लिया है। तो देखें इसमें कोलेजन, कोलेजन क्या है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटीन है। ठीक है बेटा, कोलेजन इज ए इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। मैं आपको यहाँ से एक मिनट, ये देखें, होता यूं है कि ये देखें ये एक सेल है, ठीक है, और ये एक सेल है, ये मुख्तलिफ तरह के सेल आपको नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, ये देखें ये सारे के सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये मान लीजिए ये सेल्स हैं, ठीक है, ये हो गए सेल्स।
अब इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाएंगे। कोलेजन जो है ये इसका इंटरसेलुलर, तो इन सेल्स के बीच में ये जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये वाले जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाले जो फाइबर्स हैं जो सेल्स की स्पेसिस के दरमियान में है, सेल्स के बीच में नहीं, बल्कि ये देख रहे हैं ना उनकी दो सेल्स के, इन सेल्स की स्पेसिस के दरमियान में जो ये जो मैंने फाइबर्स बनाए हैं, ये है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो इस इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस सेल के बीच में जो स्पेसिस है उनके बनाएंगे ये, ठीक है, ग्राउंड बनाएंगे। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, सुना होगा आपने। इंसुलिन, ये भी मैंने आपको भी बताया कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, प्रोटीन है नेचर में। एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी में इन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं। जब भी कोई बाहर से इन्वेडर, कोई खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, जो हमें बीमार करने की कोशिश करता है, हमारी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो फौरी तौर पर एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेती हैं और उसे किल कर देती हैं। इस तरह हम बीमार होने से बच जाते हैं। तो एंटीबॉडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन आवर सेल्स। रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं। सेंसरी रिसेप्शंस, यानी कि सेल के अंदर जो स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, जो कुछ भी हम महसूस होता है सेल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, तो ये उसके तो रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं। ग्लट4 एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। ग्लट4 ऐसे रिसेप्टर्स हैं सेल के अंदर, ग्लट4, ठीक है, और खुसूसन ये मसल सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ग्लट4 आर प्रेजेंट ऑन मसल सेल्स, और ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज को मसल सेल्स के अंदर एंटर करवाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ग्लट4 ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा बाहर से ग्लूकोज को लेकर तो मसल सेल्स के अंदर इनकी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। सो इन दिस वे ग्लट4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा देखें, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन आर नोन एज मोनोमेरिक प्रोटीन। नोट कर लें कि मोनोमेरिक प्रोटीन क्या है। ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन हो, वो कहलाएंगी मोनोमेरिक प्रोटीन। इन द सेम वे, अगर प्रोटीन्स में एक या एक से ज्यादा मुख्तलिफ तरह की चेन्स हैं, तो वो होगी ओलिगोमेरिक प्रोटीन। तो इस तरह से आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोमेरिक प्रोटीन एंड ओलिगोमेरिक प्रोटीन। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रोटीन के पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स बनाएंगे। अब ये प्रोटीन्स के जो हैं वो 4 लेवल्स देखने को मिलते हैं सेल्स के अंदर। द प्रोटीन्स हैव 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक बिल्कुल बोर नहीं है, आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं अगर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप साथ पेंसिल और नोटबुक जो है जरूर रखा करें, साथ साथ चीजों को नोट करेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो लिसन केयरफुली। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं इसको ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, रट्टे की तरफ नहीं जाना। रट्टा लगाएंगे तो बिल्कुल भी आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये एक सीरियस क्लास हो रही है, पूरी की पूरी क्लास हो रही है, कोई इंटरटेनमेंट ये जो कोई वीडियो नहीं बनी हुई, ठीक है। तो बेटा देखें, द प्रोटीन है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टररी, 4 लेवल है इसके, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्रोटीन के 4 लेवल देखने को मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टररी। नोट कर लें, साथ साथ नोट करना है अपने कि कितने लेवल हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अगर सिंपली अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही है, देखिए सिंपल सी बात है कि अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं, एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। इसमें अमाइनो एसिड सिंपली जो है एक खास सीक्वेंस में मिलते हैं, खास तरतीब से मिलते हैं, एक खास नंबर होता है इनका। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड की टाइप और उनका नंबर महसूस होता है, याद रखना है। अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कोई भी अमाइनो एसिड गलत पोजीशन पे जुड़ गया, अपनी मुतलका पोजीशन पे ना जुड़ा, या उसका नंबर कम हो गया, तो वो प्रोटीन जो है वो अबनॉर्मल होगी, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अबनॉर्मल होगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी।
अच्छा, अब इसी तरह ये प्राइमरी जो प्रोटीन्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर है, जब ये ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, जब ज्यादा बड़े होते हैं, तो ये कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है। वन बाय वन चल के हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इनके स्ट्रक्चर को देखें कि जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही टर्शरी स्ट्रक्चर बनते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर से ही क्वाaternary स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं तीनों, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बन रहे। इस तरह ये 4 लेवल्स हैं बेटा, ये टाइप्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोटीन की कितने टाइप होती हैं, आप सारे बच्चे 4 लिखाते हैं, वो 4 नहीं है, बल्कि 4 टाइप्स नहीं, 4 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, इसके 4 लेवल हैं, ये देखें ना, द प्रोटीन्स है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से अपने लफ्ज को पढ़ना है, 4 लेवल की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात नहीं हम कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपली इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि बाकी जितने भी स्ट्रक्चर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाaternary बनेंगे, इसी बेसिक स्ट्रक्चर से बनेंगे, इसलिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है कि तमाम अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कैसे। चलें, ये एक हो गया अमीनो एसिड, ठीक है, और फिर ये दूसरा अमीनो एसिड, ठीक हो गया, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड और पांचवा। ये देखें, ये अमीनो एसिड आपस में ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये अमीनो एसिड। अब ये देखिए अमीनो एसिड्स के दरमियान में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड ये बन रहा है, दो अमीनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आई है, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर आई है, ये वाली, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें सिंपली क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन। इनके बीच में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, सिंपल सी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो महसूस होती है। अब ये सारी की सारी सीक्वेंस यहाँ पर जो मैंने आपको शो करवाई है, देखें, ये सारे के सारे अमीनो एसिड जो आपस में जुड़े हैं, लिंक्ड हुए हैं, ये डीएनए की इंस्ट्रक्शन के अंडर हुए हैं। अब इसको पता है कि इसने फर्स्ट पोजीशन पे आना है, इसने सेकंड पे, इसने थर्ड पे, इसने फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ये इनकी जो पोजीशन डिटरमिन कर रहा है वो डीएनए कर रहा है। डीएनए के मुताबिक ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। डीएनए की इंस्ट्रक्शन आई है तो उस इंस्ट्रक्शन की वजह से ही ये स्ट्रक्चर बना है। अगर डीएनए से इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली ना आती तो ये स्ट्रक्चर भी सही तौर पर ना बन पाता। तो वो डीएनए की जो इंस्ट्रक्शन आई वो एमआरएनए के थ्रू आई, और उन एमआरएनए की ऊपर मौजूद सारी की सारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, ठीक है बेटा। इसमें प्रोटीन की जो टाइप्स हैं और उनका जो सीक्वेंस और उनका नंबर जो है वो स्पेसिफिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसमें एक अमीनो एसिड की भी जो है वो गलती नहीं होनी चाहिए, वो अपनी गलत पोजीशन पे ना लगे। मान लीजिए कि इसको यहाँ लगना है तो ये यहीं लगेगा, ये यहाँ नहीं हो सकता, नहीं तो ये प्रोटीन अब नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारी की सारी तरतीब जो है फिक्स्ड होती है, ठीक है, डिटरमिन्ड होती है, डीएनए ने इनको फिक्स किया होता है। डीएनए जैसे कहता है वैसे ही ये आपस एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पेप्टाइड बॉन्ड इज 0.35 नैनोमीटर। दो पेप्टाइड बॉन्ड के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.35 नैनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फौरी नोट करें। अब फर्स्ट अमीनो एसिड जो है उसका जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल अमीनो एसिड्स है वो N होता है, ठीक है, उसका जो N रीजन है वो फ्री रहता है, इसको हम अभी देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको जो बताया ना, ये देखें हम पढ़ क्या रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हम देख रहे हैं बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है ना आपको, ये देखिए सारी की सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें ये देखिए ग्लाइसिन, प्रोनिन, थ्रेओनिन, ग्लाइसिन, थ्रेओनिन, ग्लाइसिन, ग्लूनिन, ठीक है ना, ग्लूटाडिन, ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं आपस में देखें जुड़े हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है। अब मान लीजिए कि ये वाला अमीनो एसिड
ग्लाइसिन की जगह आ जाता है, और ग्लाइसिन की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहा हूँ। इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में मान लीजिए कि ये जो ग्लाइसिन आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, ये ग्लाइसिन की जगह और ग्लाइसिन की जगह आर्जिनिन आ जाए, तो इतनी सी बस गलती हुई है, तो ये प्रोटीन सही काम नहीं करेगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोटीन की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड एक खास सीक्वेंस में एक एग्जैक्ट पोजीशन में होने चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो देखिए इसका यहाँ पर ये जो एन है, ये देखें एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ है। यहाँ पर कार्बोक्सिल पॉलीपेप्टाइड चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है एंड से, और एन फ्री रहता है स्टार्ट से, ठीक है। यहाँ पर फिर देखें, ये इसका फ्री अमाइनो ग्रुप एन टर्मिनस, यहाँ पर एन है, ये एन है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपको नजर आ रही है, जिसमें अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में लिंक्ड हैं, तो जहां पर ये चेन जाके जो है खत्म होगी, ठीक है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और जहां से स्टार्ट हो रही है वो एन टर्मिनल है, ठीक है ना। मेरा ख्याल है यही, यहाँ फर्स्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। अब यहाँ फिर से ये इस यहाँ से फिर देखें कि ये अमाइनो एसिड्स, ये डॉट्स में जो आपको नजर आ रही है, सारे के सारे क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। अब दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड नजर आ रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। याद रहे कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। और ये सिंपल सी एक स्ट्रक्चर दिखाई गई, इसको प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। अब हमें पता है द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एवरी प्रोटीन चेन इज ऑलवेज मेथियोनिन। ये मैंने इसलिए यहाँ पर स्पेशली लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, नेचुरली नेचुरली बात करो, नेचुरली जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो उसका फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो क्या होगा, मेथियोनिन। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर की तो हमने बात कर ली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड इनटू रेगुलर स्पाइरल स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, सॉरी यहाँ पर अल्फा लिखना था, अल्फा हेलिक्स, ये ए लिखा गया है, इसको अल्फा ही कंसीडर करें, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब होता यूं है कि एक सेल के अंदर जब प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है तो उससे क्या बनती है, लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन की ग्रोथ होती जाती है, वो लंबी होती जाती है, तो वो सेल में फिट नहीं हो सकती, वो सेल में फिट नहीं हो सकती। तो होता क्या है, चलिए इसको यहाँ से देख लेते हैं ताकि कोई भी चीज जो है वो हमारी स्किप ना हो जाए। मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, दिस इज सेल, आई एम सॉरी ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, चले ये सेल है। अब इस सेल के अंदर ये बनी एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ये देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब इसकी ग्रोथ होती जा रही है, अब ये सेल के अंदर फिट नहीं हो सकती, सेल के अंदर पूरा नहीं आ सकती, इसलिए इसको अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है इस तरह के स्पाइरल स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस तरह के स्पाइरल स्ट्रक्चर में अपने आप को मॉडिफाई कर ले। देखें अब ये प्राइमरी थी, ये देखें ये क्या है, प्राइमरी। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ने जो कि सबसे पहले बनी थी, इसकी लेंथ ज्यादा थी, सेल के अंदर ये फिट नहीं थी हो सकती, पूरी नहीं थी आ रही, इसलिए इसने अपने आप को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब होता यूं है कि इनके दरमियान में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन किसने रखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने रखा हुआ है, ठीक है। अब याद रहे ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स इज ऑब्जर्व्ड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको किसने स्टेबलाइज किया होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने। यानी ये जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जब हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इनको जो आपस में एंगेज रखता है, इसके इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है कहाँ मौजूद होते हैं, CO और NH ग्रुप्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन CO एंड NH ग्रुप्स। याद रखना है आपने कि ये बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है इसके यहाँ पर मान लीजिए CO ग्रुप है, ये वाला CO ग्रुप है, और ये वाला जो NH ग्रुप है, यहाँ पर NH यहाँ पर CO, तो यहाँ पर NH यहाँ पर CO, तो यहाँ इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है CO और NH के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये
हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, अल्फा हेलिक्स की। ठीक है, अल्फा हेलिक्स बेटा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती से टाइप हो गया है, अल्फा है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा ए नहीं है। एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स केराटिन, मायोसिन, एपिडर्मल प्रोटीन किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अब पॉलिंग और कोरे, पॉलिंग एंड कोरे स्टडीड द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा ख्याल है एक या दो दफा पूछा गया था, ये मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, पॉलिंग एंड कोरे स्टडीड द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर ये नहीं भी पूछा गया तो देखिए इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। आप कोई भी पास्ट पेपर देखेंगे पीपीएससी का या आप एमडी कैट में हैं, तो आप देखिए इस तरह की इंफॉर्मेशन जरूर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ जाता होता है। तो जस्ट रटे ताकि अपनी टेक्स्ट बुक तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, चीजों को ब्रॉडली पढ़ें, उसको उसका जो अपने स्टडी का लेवल है वो ब्रॉड रखें, एक तंग इन्वायरमेंट में ना पढ़े। एक जैसे आपको जो बुक दे दी गई बस उसी को पढ़ते जाए, रट्टा लगाएं, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। सम आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, चीजें किसी चीज का एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो आपकी खुद ब खुद अच्छी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, ओके। अब इन्होंने, इसका मतलब है कि आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, हु प्रपोज द हेलिकल मॉडल ऑफ प्रोटीन, कि हेलिकल मॉडल प्रोटीन का किसने प्रपोज किया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फौरी बता देंगे, पॉलिंग और कोरे ने। ठीक हो गया। अब प्रोटोनोमिक्स बेटा एक साइंस है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि प्रोटोनोमिक्स क्या है, जिसमें हम प्रोटीन्स का मुतालिया करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये कंप्यूटराइज्ड स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का दिखाएगा। जब हम प्रोटोनोमिक्स में आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रोटोनोमिक्स के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये जो है उसका देखिए, ये हेलिकल बना हुआ है ना, ये देखें स्पाइरल हेलिकल, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में आपको इस तरह की वो नजर आ रही होती है प्रोटीन सेकेंडरी। अब ये इस पिक्चर में भी आप देखें कि ये जो है ये क्या है, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, ये हेलिकल है। बड़ी सिंपल सी मैंने इसलिए ये लगाई है क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कार्टून सा बना हुआ इसका, ठीक है, डायग्राम का, तो उससे आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ मैं। ये है जी हेलिकल। ठीक है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो मजीद जब हेलिकल के अंदर भी जब ज्यादा से ज्यादा ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर ये फर्दर अपने आप को रेंज करना शुरू कर देते हैं इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से हम देखते हैं। ये देखें हेलिकल है ना, ये देखिए ये हेलिकल बना हुआ है। तो ये ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक और ब्लू में ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ब्लैक और ब्लू में जो ये नजर आ रही है अमाइनो एसिड्स हैं। अब आप देखिए जो रेड कलर में है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये जो येलो कलर की पट्टी है इसको सीधा करेंगे तो ये तो बन जाएगी ना प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसकी प्राइमरी। ठीक है, तो जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हेलिकल में कन्वर्ट हो जाती है तो ये बन गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखें, अब ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, इसका CO और इसका NH, इसका NH और इसका CO, इनके दरमियान में ये देखिए रेड कलर के क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब है कि इसको किसने मेंटेन रखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। एक दफा फिर से ये देख लें, जितना ज्यादा आप पिक्चर्स को देखेंगे सिंप्लीफाइड डिफरेंट, तो उतना ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। अब इसमें देखें ये क्या है, डॉट्स क्या है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, दीज आर अमाइनो एसिड्स। अब इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान में देखें ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड्स हैं जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, भूलना नहीं है आपने। अब हम बात करते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में लिंक्ड हो जाती, मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही बात कर रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अल्फा हेलिक्स की बात की है, देखिए इसकी बात की हमने, ठीक है, इसकी। अब एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता क्या है बेटा, देखिए कुछ इस तरह होता है कि लेट्स सपोज के ये हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, ये तो हमने पढ़ी अभी कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये है, दोनों सेकेंडरी, दोनों हेलिकल हैं। ठीक है, ये दोनों हेलिकल हैं, ये भी हेलिकल।
अब देखें, ये भी हेलिकल यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो हमने अभी पढ़ी है, ये भी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल हमने पढ़ी है। अब ये दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अलहदा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अलहदा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अलहदा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो बेटा सम टाइम क्या होता है कि इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। देखिए ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको डीएनए नहीं समझना आपने, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको हम जो है वो बीटा प्लीटेड शीट कहेंगे। दिस इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी यहां पर तीसरी भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक और आ गई है पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसको भी आप ऐड कर ले हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो अब देखिए दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ गई हैं। ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हुई हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से आपस में इंटरकनेक्टेड हुई हैं। तो रिजल्टेंटली जो हमारे पास बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब जो बना है, ये इसको हम बीटा प्लीटेड शीट कहेंगे। वैसे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये था ना, ये जस्ट हेलिकल, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो हेलिकल अल्फा हेलिक्स है, दिस इज अल्फा हेलिक्स, दिस इज अल्फा हेलिक्स। लेकिन जब डिफरेंट दो या दो से ज्यादा अल्फा हेलिक्स, यानी देखिए ये अल्फा हेलिक्स, ये और ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और रिजल्टेंटली जो एक और स्ट्रक्चर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहेंगे बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास बेटा आ जाती है फाइब्रोइन आ जाती है, फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क। इसके कुछ आप देखें कपड़े भी बने होते हैं, सिल्क के कपड़े जो होते हैं, सिल्क के कपड़े जो हैं उनको आमतौर पे हम जो है वो किसी डिटर्जेंट के साथ वॉश नहीं करते, ड्राई क्लीन करवाते हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें मौजूद जो उस कपड़े में मौजूद सिल्क है वो उस डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है और वो खराब हो सकता है। ठीक है, when three polypeptide chains coiled around each other by hydrogen bond, collagen helix is formed। ये सिर्फ और सिर्फ कोलेजन प्रोटीन्स में मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है? सिर्फ और सिर्फ कोलेजन प्रोटीन्स में मौजूद होता है। अब आप देखें यहाँ पर ये एक और बड़ी अच्छी पिक्चर है। आप देखें, ये हो गई एक, ठीक है, एक ये अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स और ये अल्फा हेलिक्स। अब ये देखें, ये एक दो तीन चार, चार अल्फा हेलिक्स यहाँ मौजूद है। ये देखें आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये वाला अल्फा हेलिक्स इसके थ्रू इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। और ये सारी की सारी क्या है? बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर है। ये देखें, और बेहतर जो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये हो गई अल्फा हेलिक्स, ये हो गई अल्फा हेलिक्स, और ये हो गई अल्फा हेलिक्स। अब ये देखिए, ये ब्लैक कलर के क्या है बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना है आपने, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जनरली दे फॉर्म बीटा प्लेटेड शीट। यहाँ पर भी आप देखें ये, ठीक, और बेहतर तरीके से समझे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जितना आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ इन चीजों को पढ़ेंगे, ये इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको। अब देखिए ना, ये अल्फा हेलिक्स था, ये अल्फा हेलिक्स था, ये अल्फा हेलिक्स था, और ये एक दो तीन चार अल्फा हेलिक्स है। अब ये चारों अल्फा हेलिक्स यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बन गई बीटा प्लेटेड शीट। अब ये डायग्राम मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया है और किस तरह का था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पर भी आप देखें कि जो किस तरह से बीटा प्लेटेड शीट बनी हुई है और किस तरह से अल्फा हेलिक्स बना है। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर कट है। इससे आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बिल्कुल समझ लग गई है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता किस तरह का है। देखिए, प्राइमरी से बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर डायरेक्ट, ये प्राइमरी से बना है, ठीक है, और ये अल्फा स्ट्रक्चर कहलाता है, अल्फा हेलिक्स कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। अब इस तरह के दो या दो से ज्यादा अल्फा हेलिक्स जब आपस मिल जाते हैं तो क्या बनता है? बीटा प्लेटेड शीट। ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो इस तरह दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये रही बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। अब ये कोलेजन हेलिक्स है। आप देखिए तीन तीन इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, तीन अल्फा हेलिक्स मौजूद है इसमें, एक दो तीन, ये तीनों अल्फा हेलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं और इन्होंने कोलेजन
हेलिक्स बना दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो बेटा ये हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल may fold in itself and assume a complex but specific form। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हेलिकल पॉलीपेप्टाइड, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा है अल्फा हेलिक्स। अब वो अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स जो है आपस में देखें, ये है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये हो गया अल्फा हेलिक्स, ठीक, ये हो गया अल्फा हेलिक्स। अब ये अल्फा हेलिक्स जो है, अब ये देखिए अल्फा हेलिक्स आपस में मजीद जो है वो इस तरह से कॉइल करता जा रहा है, ठीक है, ये कॉइल करता जा रहा है। चले ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन गुजारा हो ही रहा है, आपको पता चल रहा है कि अल्फा हेलिक्स में जब फर्दर इसी के अंदर ये अपने आप को कॉइल करना शुरू कर दे तो ये बनाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। दिस विल फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो देखिए इसने अपने आप को सेल्फ कॉइल करके, अपने आप को इसने सेल्फ कॉइल करके, तो ये देखिए क्या बना दिया है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना है मे बी रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने स्फेरिकल बनाया है, या किसी और फॉर्म का भी हो सकता है। अब ये बहुत ज्यादा इनकी इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम टर्शरी प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अब ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी इनकी बाकायदा डायमेंशंस हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीजें इनके अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये 3D प्रोटीन्स हैं। इट इज द मेंटेन बाय एच बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब काम की बात आने लगी है बेटा। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ठीक है, अल्फा हेलिक्स में जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड थे। इस स्ट्रक्चर को, अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड ने मेंटेन रखा हुआ था। लेकिन जब ये अल्फा हेलिक्स आपस में कॉइल हो जाता है लाइक दिस वन, जब इसकी आपस में कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर और तरह के बॉन्ड बीच में आते हैं, जिनमें आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, जिसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड आ जाता है। रेड में लिखा है, इसका क्या मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो मैंने रेड में लिखा है नहायत इंपॉर्टेंट है। डाई सल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड मेनली इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा और कौन से बॉन्ड्स होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है, और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू जो है क्या किया होता है, मेंटेन रखा होता है। अब सेल के अंदर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक टर्शियरी स्ट्रक्चर। सेल में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स ने बहुत अहम रोल प्ले करने होते हैं सेल के अंदर, लेकिन वो तमाम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रही हैं। ठीक है, अब जो भी काम सेल के अंदर जो प्रोटीन कर रही है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या काम कर रही है। वो प्राइमरी है तो वो कोई और काम करेगी, सेकेंडरी है तो कोई और काम करेगी, टर्शियरी है तो कोई और काम करेगी, क्वार्टनरी है तो कोई और काम करेगी, डिपेंड करता है। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय पीएच, टेम्परेचर और केमिकल्स। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी सेल के अंदर पीएच डिस्टर्ब हो टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। जब भी सेल के अंदर टेम्परेचर वेरी करे, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। जब भी सेल के अंदर केमिकल्स ऐड हो जाए, बाहर से कोई केमिकल्स आ जाए लाइक टॉक्सिन्स, ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये डिस्टर्ब होगा। तो जब सेल में मौजूद टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो सेल की सारे के सारे फंक्शंस वहीं रुक जाएंगे, सेल्स प्रॉपरली काम ही नहीं कर सकेगा। तो इसलिए पीएच, टेम्परेचर और केमिकल की एक महसूस मकदार जो है, फिक्स क्वांटिटी जो है वो सेल के अंदर होनी चाहिए ताकि प्रोटीन्स अपना नॉर्मली फंक्शन कर लें। अब द चेंज इन दीज फैक्टर्स सिवियरली अफेक्ट द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर सेल की टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हो गई, अगर सेल की टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हो गई तो वो कभी भी प्रॉपर काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है ताकि सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही हैं वो प्रॉपरली होती रहें। ठीक है, अब सो प्रोटीन्स एक्टिविटी ग्रेटली अफेक्टेड।
तो इसका मतलब है जब कभी भी हमारे सेल की पीएच, टेम्परेचर और केमिकल्स में कोई डिस्टरबेंस हो तो उससे प्रोटीन्स इफेक्ट होती हैं, उससे प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन ग्लोबुलर प्रोटीन। आगे बात करेंगे, जब हम बात करेंगे ना टाइप्स ऑफ प्रोटीन की, तब हम बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की भी। ठीक है। फिर से मैं आपको इस दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर था, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रोटीन ड्यू टू चेन इंटरेक्शन। तो देखें, यही जो अल्फा हेलिक्स था ना, ये वाला अल्फा हेलिक्स, इस अल्फा हेलिक्स की आपस में कॉइलिंग की वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है। ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, आप ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। आप इस टर्शरी स्ट्रक्चर में बेटा बेटा आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी हैं, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, यानी यहाँ पर भी पानी है, यहाँ जहाँ पर पानी है पानी से बचने के लिए ये साइड्स अंदर आ गई हैं। ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड की ये तरफ पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो देखिए एक टर्शरी स्ट्रक्चर को कितने किस्म के बॉन्ड्स ने मेंटेन रखा हुआ है, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वगैरह वगैरह। ये है जी उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। ये देखें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन्स, एक ये अल्फा चेन एक ये अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स जब आपस में मिलेंगी तो ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हमारे सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें ये एक हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप में आयरन एटम मौजूद है। ठीक है। तो देखें हर, अब 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, हर चेन के अंदर एक हीम ग्रुप मौजूद होता है। ये एक हो गई अल्फा चेन और एक ये अल्फा चेन, इस चेन का, इस अल्फा चेन का ये हीम ग्रुप है और इस अल्फा चेन का ये हीम ग्रुप है, इस बीटा चेन का ये हीम ग्रुप है और इस बीटा चेन का ये हीम ग्रुप है। इस तरह कुल मिला के एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम ग्रुप मौजूद होते हैं और हर हीम ग्रुप के पास एक आयरन एटम मौजूद है। इसका मतलब है कि ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, ये इसके अंदर 4 ही हीम ग्रुप हैं, चारों के अंदर एक एक आयरन एटम मौजूद है और ये चारों एक एक ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ये हीमोग्लोबिन एक वक्त में 4 ऑक्सीजन के एटम अपने साथ बाइंड कर सकती है। आगे आप कैलकुलेशन कर लें कितनी होंगी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे बच्चे टाइप्स और लेवल में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई टाइप्स में लेवल्स लिखाते हैं, जब एग्जाम में आता है ना कि बताएं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, तो वो उसमें लेवल्स लिखाएंगे, प्राइमरी लेवल, टर्शरी लेवल, सेकेंडरी लेवल वगैरह वगैरह। तो आके वो देखते हैं तो वो क्वेश्चन गलत होता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने डिफरेंस याद रखना है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, अब ये हम देखेंगे कितनी तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है बेटा, फाइब्रस प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन और सिल्क फिब्रिन इसकी एग्जांपल्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू है स्ट्रक्चर की बेस, शेप की बेस पर फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन किस किस्म की प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ये इसकी एग्जांपल है। ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में जो लेवल है वो टर्शरी लेवल होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर देखा गया है इसके अंदर। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स होती हैं। मोर इंपॉर्टेंट है हिस्टोन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, मायोग्लोबिन, ग्लूटिन ऑफ व्हीट। ठीक है, ये जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आ जाती हैं। ठीक है, फिर से देख लें कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये दो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली में एमसीक्यूज ये हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन की ऑप्शन कौन से हैं, ये
ग्लोबुलर प्रोटीन में ये ऑप्शन भी आ सकते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन में ये भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक कंफ्यूज करके आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ये कौन सी, इसका ऑप्शन कौन सा है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, types of proteins on the base of shape, types of protein on the base of shape के हवाले से फाइब्रस और ग्लोबुलर होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेस पर सिंपल प्रोटीन फॉर्म्स ओनली ऑन अमाइनो एसिड, जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। चार तरह की होती हैं। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन में न्यूट्रल, सॉल्युबल इन वाटर, एल्ब्यूमिन क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, सॉल्युबल इन वाटर, एग वाइट, ब्लड सीरम, ये सारी की सारी जो है ये में आ जाती हैं एल्ब्यूमिन में। ग्लोब्युलिन न्यूट्रल है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, एंटीबॉडीज इन ब्लड इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो आप देखें और कौन सी है, फिर आ जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन इसकी एग्जांपल है, ठीक। फिर स्क्लेरोप्रोटीन्स आ जाती हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फाउंड ओनली इन एनिमल किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फाउंड ओनली इन एनिमल किंगडम, स्क्लेरोप्रोटीन। आप देखिए ना केराटिन, केराटिन जैसे हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और भी दूसरे एनिमल्स जो हैं जिनके, जैसे कि राइनोसिरस का जो वो जो सींग है, ठीक है, उसका जो सींग होता है वो भी केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बिल्कुल वही प्रोटीन हमारे नेल्स में मौजूद है, जिस प्रोटीन से राइनो का वो सींग बना होता है, उसी प्रोटीन से हमारे नेल्स बने हैं, हमारे हेयर्स बने हैं, इलास्टिक है, कोलेजन प्रोटीन्स हैं, ये सारी की सारी स्क्लेरोप्रोटीन्स कहलाती हैं। तो इस तरह से देखें कितनी तरह की प्रोटीन्स हैं जी, चार तरह की। एल्ब्यूमिन किस बेस पे, कॉम्पोजिशन की बेस पे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, ठीक है, हिस्टोन और स्क्लेरोप्रोटीन्स, ठीक हो गया। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो भी मैंने साथ साथ आपको बताई हैं। नाउ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बेटा, प्रोटीन के साथ कोई दूसरी नेचर का मॉलिक्यूल आके जुड़ गया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन गई। वेरी वेरी सिंपल, एक प्योर प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन का, खालिस प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, जब इस खालिस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा तो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होगा, यानी कॉन्जुगेट प्रोटीन है, ठीक। अब जो मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ आके जुड़ता है वो नॉन प्रोटीन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, यानी प्रोटीन के साथ जब नॉन प्रोटीन पार्ट आके जुड़ेगा तो वो बनाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम स्पेशल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो वाला पार्ट है, वो वाला हिस्सा है जो प्रोटीन के साथ आके जुड़ जाता है। टाइप्स क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन, ग्लूकोज जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। लिपोप्रोटीन, लिपिड क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है ना, नॉन प्रोटीन है ना, ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये नॉन प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं है, लिहाजा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन्स कोई भी क्रोमैटिन, ठीक है, कोई भी सॉरी कोई भी वो जो कलर है, ठीक है, वो क्रोमोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन्स, ठीक है, फ्लेवोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, फॉस्फेट यानी फॉस्फेट भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और मेटेलोप्रोटीन कोई भी मेटल, ठीक है, वो भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो जब भी कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ठीक है, और क्रोमोफोर्स, ठीक है, और फ्लेवन, फॉस्फेट और कोई भी मेटल जब आके प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक नेचर, आयोनिक नेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो एसिडिक प्रोटीन्स यानी एसिड प्रोटीन, ठीक, मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स जो है ये क्या होती हैं, आयनिक नेचर होती हैं, आयनिक नेचर एसिड प्रोटीन होती हैं। बेसिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगी। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के हवाले से बेटा हम देखते हैं कि प्रोटीन्स की टाइप्स कितनी होती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसमें कोलेजन आ जाएगी, केराटिन आ जाएगी, एक्टिन आ जाएगी और फिब्रोइन आ जाएगी। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन,
तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कंपोजिशन के हवाले से डिफरेंट हो सकती हैं, वगैरह वगैरह जो कुछ भी हमने पढ़ा है। ठीक, फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम सारे के सारे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे। स्टोरेज प्रोटीन्स आ जाएंगी, ठीक है, फेरिटिन, केसिन, ठीक है, ग्लूटिन, ये दूध में होती है, ये जो गंदम है उसके अंदर होती है। डिफेंस प्रोटीन, ठीक है, जैसे हमारी एंटीबॉडीज हैं। अदर प्रोटीन्स, ठीक है, और मोनोलिन बहुत ही ज्यादा स्वीट प्रोटीन होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वीट, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स 2 लाख होता है। तो ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास जो सक्रोज है उसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो है वो 100 होता है। तो 100 देखिए ना, जो चीनी हम खाते हैं वो कितनी मीठी होती है, वो उसका इंडेक्स 100 होता है, यानी 100 इंडेक्स वाला, जिसका 100 इंडेक्स है वो हम देख जब खाते हैं तो हमें देख कितना मीठा लगता है। तो मोनोलिन आप देखिए कितनी ज्यादा मीठी प्रोटीन है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जो आपको आज मैंने प्रोटीन के बारे में बताया है, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा समझने वाली हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स को जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपने लिखा है, नोट्स बनाए हैं, तो यकीन माने कि आपका जो एग्ज़ाम है समझ ले क्वालिफाई हो गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैप्टर को, यही चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको अपनी दूसरी बुक से भी स्टडी करेंगे, खुद भी स्टडी करेंगे, तो उस सूरत में खाली ये लेक्चर लेने से आपका काम इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, आपको खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, चीज़ों को स्टडी करना होगा। लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्चुअल बातें आपसे डिस्कस की हैं। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर की समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।